नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज लाइव। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर धर्मवीर कुमार भास्कर ने किया प्रेस वार्ता। आज इस प्रेस वार्ता के दौरान पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से किया अपील और जनता की समस्या के निवारण के लिए जनसेवा केंद्र खोलने की घोषणा किया। जनप्रतिनिधि को ऐसा चुने जो वाकई आपका और आपके समाज का विकास कर सके, नहीं तो यह एक ऐसा मिसाल बन जाएगा कि आज जेल में बंद कैदी, अपराधी, असामाजिक तत्व, सामंतशाही लोग, अय्याश लोग, जिन्हें कोई मतलब समाज से मतलब नहीं है, किसी व्यक्ति के पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है, वैसे लोग ही राजनीति में आते जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जब अपराधी राजनीति में आएंगे, जब वैसे बेविचारी लोग राजनीति में आएंगे, जब वैसे सामंती लोग राजनीति में आएंगे, जब वैसे आराम और अय्याश करने वाले लोग राजनीति में आएंगे, जिन्हें समाज और व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होगा, तो आप समझ लीजिए कि समाज का क्या हाल होगा और देश की क्या दुर्दशा होगी। तो हम बार बार निवेदन कर क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है समाज में, जब हम जा रहे हैं, लोगों से जब मिल रहे हैं, तो हर गरीब अमीर के मुंह से यही निकल रहा है कि भाई लोग वोट लेने तो जरूर आते हैं, लेकिन वादे करके भूल जाते हैं। वोट क्या दें, लोग गालियां देने लगते हैं, कहते हैं देखिए मेरे यहाँ नाली का ये हालात है, मेरा सारा पानी सड़क का घर में जा रहा है, कहीं रोड की अव्यवस्था है, तो कहीं किसी तरह की पुल पुलिया की व्यवस्था की अभाव है, तो ये कहीं पे नल जल का जल नहीं है, तो वो वहाँ पे पानी ही नहीं नल जल का लगा है। जबकि हमारे बिहार सरकार के 7 निश्चय योजनाओं में नली गली नल जल ये योजनाएं, मैं तमाम क्षेत्र में गया और क्षेत्र की जनता की जो त्राहिमाम स्थिति को मैंने देखा। और पहला तो उनका यही सवाल है कि लोग वोट लेने के लिए आते हैं और लंबे लंबे वादे करके और यहाँ से चले जाते हैं, चाहिए वोट बड़ा आसान नहीं है। तो यह चीज़ें सबसे ज़्यादा दुखद लगता है। तो हम उन राजनेताओं से यह अपील करेंगे कि इतनी बड़ी तौहीन अगर आपके साथ है, इतना बड़ा ये धब्बा आपके ऊपर लगा है, तो इसे आप कैसे मिटाएंगे? इसका एक रोड मैप अगर आप नई राजनेताएं बनाएंगे, तो यह राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन आने वाला है। और इसी काले दिन के लिए मैं अपनी एक चिकित्सा पेशा से ऊपर उठ के आया हूं, जबकि सभी लोगों का कहना है कि भाई राजनीति अब अच्छे लोगों के लिए नहीं रह गया। लेकिन जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो देश का कैसे उत्थान होगा, व्यक्ति समाज का कैसे उत्थान होगा? और जब तक हमारे समाज और व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, जनता तो उन्हीं को चुन लेती है ना। दुर्भाग्य है। वो क्या करते हैं, जनता इसलिए चुन लेती है कि जनता भी कहीं ना कहीं किसी झांसे में आ जाती है। जैसे एक बाबा ने अपने शुग्गा को पढ़ाया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में मत फंसना। तो सारे तोता रट लिए थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। और यह रटने के बावजूद भी जैसे शिकारी आया, जाल बिछाया और उसमें दाना छीटा, तो सारे तोता जाके टप 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 दाना खाए और जाल में फंस गए। और यही हाल इस हमारे जनता का है। जब शिकारी वो आते हैं और जब दाना छीट देते हैं, तो हमारी ये भोली वाली जनता, उस समय उनकी मति मारी जाती है और उस दाना को चुनने में अपने वोट को बर्बाद कर देते हैं। तो हम अपने इस जनता से, और खासकर मैं पटना साहिब की जनता से यह निवेदन करूंगा, या हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप वैसे शिकारियों के दाने ना चूटें जो आपको अपनी जिंदगी से, आपको आपके अधिकार से, आपको सरकार द्वारा मिलने वाले जितने अधिकार हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उनसे दूर और वंचित कर रहे हैं। वैसे प्रतिनिधि को, वैसे उम्मीदवार को आप सबक सिखाएं, वरना क्या लगता है कि इस बार की जनता सबक सिखा पाएगी या खुश है। लेकिन वही दाना डालने वाली जो एक विडंबना है कि जब वो दाना छींटते हैं, तो हमारे जनता के जो छोटे छोटे नेता हैं, वह जाके हमारे जनता को दिग्भ्रमित कर देते हैं। और उनके दाना के चक्कर में हमारी ये भोली वाली जनता फिर से वही गलत काम कर देती है, जिनसे उसे वंचित रहना है, जिनसे उन्हें दूर रहना है। तो हम यह चाहेंगे अपनी जनता से, मैं बार बार पटना साहिब की जनता से मैं विनती करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप वैसे उम्मीदवार को वोट न दें जो आपसे वोट लेके 5 साल सो जाते हैं। ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप डॉक्टर हैं, शिक्षित हैं, और क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं, आपके सामने जो प्रत्याशी हैं, दबंग लोग हैं, पैसे वाले हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं,
आप वहाँ कैसे मुकाबला करेंगे? यहाँ तो जनता वोट भी देगी उनको, कैसे देखेंगे उनसे मुकाबला? देखिए, अगर जनता मालिक है, जनता ही स्वामी है। जनता अगर चाहती है कि मेरा प्रतिनिधि अपराधी हो और हमारे समाज में अपराध ही बढ़े, शिक्षित नहीं हो, एक सभ्य आदमी नहीं हो, एक सुविचारधारा वाला जो समाज में सुख शांति लाने वाला वैसा व्यक्ति ना बने, अगर हमारे पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, जो अपने आप को अग्रज कहते हैं, जो समझदार श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम लोग अपने समाज का अग्रज और समझदार मानते हैं, अगर वही लोग इतनी बड़ी अपराध कर रहे हैं कि अपराधियों को, सामंतियों को, अय्याशों को वोट दे रहे हैं, तो इसके लिए तो मालिक वही हैं। मैं तो क्षमा याचना करूंगा, मैं विनती ही कर सकता हूं, मैं तो वोट ही मांग सकता हूं। मैं तो किसी पर कोई दबाव अधिकार, मेरे पास न धन बल है, न बाहुबल है, न मेरे पास कोई वैसी चीजें हैं जिसका मैं दुरुपयोग कर सकता हूँ। आप ये बताइए, जीतने के बाद आपके मैनिफेस्टो में क्या है जनता के प्रति? अलग मैं व्यक्ति से शुरू किया हूँ। हर व्यक्ति को मैं सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी योजना का लाभ देकर उसे उसके जीवन में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का अधिकार दिलाऊंगा। साथ साथ हर परिवार को मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जो रोजगार, यह व्यक्ति और परिवार को समृद्ध करने का एक पहला बेस होता है। उसके बाद हमारे समाज में जो है वह सड़क चाहिए, नाली चाहिए, गली चाहिए और पुल पुलिया चाहिए और स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। ये तमाम चीज़ें समाज की सुव्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। अगर ये सारे समृद्धियाँ हमारे समाज में हैं, फिर हमारे शहर को सबसे पहले कल कारखाने चाहिए, बड़े यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, बड़े मेडिकल कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, पैरामेडिकल से लेके जनरल एजुकेशन के तमाम ऐसे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, संस्थाएं होनी चाहिए जिसमें हमारे बच्चों को और बच्चियों को कहीं बहुत दूर जाके शिक्षा अध्ययन करने की परेशानी नहीं हो और वो अपना तालीम आसानी से ले सकें। सारी चीजें तो है सर, है लेकिन उसकी सुव्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूल की पठन पाठन, सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था है इलाज की, उससे लोग उब के प्राइवेट में जाते हैं, परेशान होकर वहाँ लूटे जा रहे हैं और लूटे जाने के बाद शरीर और अर्थ दोनों चला जा रहा है। तो उसकी व्यवस्था सही होगी। हमारे सरकारी स्कूल के पठन पाठन और रोजगार में भी सरकारी रोजगार की व्यवस्था के अलावे गैर सरकारी रोजगार और बैंक ऋण के साथ हमारे शिक्षित रोजगारों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए मैं एक जन सेवा केंद्र खोलूंगा जिसमें सुलभ जीवन जीने का माध्यम होगा और वह जन सेवा केंद्र का काम होगा कि समाज, व्यक्ति का कोई भी परेशानी हो, चाहे वो सामाजिक रूप से किसी तरह का रोड, पुल, पुलिया का काम हो, व्यक्तिगत मेरे शिक्षा में किसी तरह की, मेरे स्वास्थ्य में किसी तरह की, रोजगार चाहने के लिए किसी तरह की अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम वहाँ एप्लीकेशन डालेंगे और वो मेरा काम होगा कि उस एप्लीकेशन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निदान किया जाए। अगर किसी तरह का उसके साथ अत्याचार, बेविचार या किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, कोई असामाजिक तत्व उस पर दबंगता दिखा रहे हैं, तो उसका न्याय वहाँ पे तुरंत दिया जाएगा और जनता की दरबार में महीने में एक बार मैं स्वयं उपस्थित होऊंगा, जो मुखातिब होके उनके सारे सवालों को सुनूंगा और उसका जवाब दूंगा। प्रधानमंत्री लोगों को डरा धमका रहे हैं, आप इसमें अपनी सत्ता को कायम रखना चाहते हैं, जबकि यह सेवा है। अगर पब्लिक मुझे वोट देती है तो मुझे सेवा करना है, नहीं देती है तो मैं अपने कार्य में लगा रहूंगा जो मेरा कार्य है। लेकिन ये लोग तो इसे सेवा नहीं बल्कि इसको तो लगता है कि राज दरबार की तरह अधिकार बना लिए हैं, जैसे ये मेरा ही है और मेरा ही रहेगा, मेरे सिवा किसी का नहीं होगा। यह सोच हमारी आम जनता से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ऐसे सोच वाले को तो जरूर धिक्कार करना चाहिए, जिसके दिल में ये है कि मैं हूं, उसके अंदर अहंकार बोल रहा है कि मैं ही रहूंगा और मेरा ही साम्राज्य रहेगा, बाकी समाप्त हो जाएंगे। ऐसी भाषा बोलने वाले को तो जनता को वाकई सबक सिखाना चाहिए। लेकिन मेरी जनता न जाने वो इनकी मति भ्रष्ट हो गई है, क्या हिप्नोटिज्म के शिकार हो गए हैं, या अपनी पढ़ाई लिखाई बुद्धि को कहीं ताखे पे रख दिए हैं, अपनी विद्वता को, अपनी सोच को वो अपने आप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर प्रयोग करेंगे तो उन्हें सोचना चाहिए कि अगर किसी का चैन चुराने वाला, किसी को समाप्त करने वाला, किसी को बर्बाद करने वाला और अपने आप को अस्थायी कायम करने वाला कितना बड़ा अहंकारी हो सकता है, उससे बड़ा अहंकारी इस धरती पर कोई और नहीं हो सकता।